समस्याएं दी है। ये कांग्रेस ने आतंकवाद की समस्या दी, उग्रवाद की समस्या दी। अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। यहाँ आम जनता की समस्याओं को दूर करने के हिसाब से तैयार नहीं करती हैं, बल्कि देश के धन्ना सेठों को ही फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी अधिकांश नीतियां तैयार करती हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री बनाया, पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से अग्रणी राज्यों में लाकर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। कांग्रेस चाहती है कि समाजवादी विचारधारा खत्म हो जाए। हमारा संकल्प है कि समाजवादी विचारधारा को यहाँ और फैलाएंगे। आखिरी 10 दिन, जी हाँ, मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम में अब आखिरी 10 दिन ही बचे हैं। इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मायावती और अखिलेश यादव तक राजनीतिक फलक पर हर सितारा मध्य प्रदेश की चुनावी जमीन पर उतरा है। जिनके बयान किसी फाइटर जेट से छोड़े गए बम की तरह नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गरीब आदिवासी पिछड़े के बीच तीखी तकरार देखने को मिल रही है। पीएम मोदी ने सीधी से हमला बोला तो ग्वालियर से खड़गे ने आरोप लगाए। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। भाजपा ने मध्य प्रदेश को विकास के मामले में बहुत आगे पहुंचाया है। आज एमपी अन्न उत्पादन में अग्रणी है। आज एमपी स्वच्छता के मामले में अग्रणी है। 2 दशक पहले एमपी में बिजली का बड़ा संकट रहता था। आज एमपी सरप्लस बिजली पैदा करता है। अपराध में नंबर 1, कुपोषण में नंबर 1, बच्चों, महिलाओं, एससी, एसटी के खिलाफ अपराध में नंबर 1, बेरोजगारी की आत्महत्या में नंबर 1। हम लोग ये तस्वीर बदलेंगे। जो इन्होंने आज के स्थिति में इतने सब चीजें करके इसको जो एक बीमारू स्टेट के तहत रखा है। ऐसे ही मालवा निमाड़ में योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा, महाकौशल में नितिन गडकरी, बुंदेलखंड में मायावती और विंध में अखिलेश यादव ने चुनावी सभा की, जिसमें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने महागठबंधन के साथ ही कांग्रेस पर ही निशाना साधा। इधर छिंदवाड़ा में सीएम शिवराज और पूर्व सीएम कमलनाथ ने जोरदार प्रचार किया। जाहिर है एमपी के चुनाव में मुद्दे वो कमाल नहीं कर पाए जिसकी आस पार्टियों को थी। ज्यादातर मतदाता अपना मन भी बना चुके होंगे, लेकिन जिन वोटर्स ने अब तक मन नहीं बनाया है, यानी फ्लोटिंग वोटर्स, ये आखिरी 10 दिन में तय करेंगे कि वो इस चुनाव में किसकी नैया पार लगाएंगे। सवाल नंबर 1, क्या वोटिंग से पहले बचे 10 दिन चुनाव का मूड बदलेंगे? सवाल नंबर 2, क्या मुद्दे गायब होने के बाद प्रचार ही जनता का मन बनाएगा? सवाल नंबर 3, दिग्गज नेताओं के तूफानी प्रचार का वोटर पर क्या असर पड़ेगा? तमाम राजनीतिक दल, चाहे फिर वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी हो, तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनका फोकस होता है जनता के मूड पर या फिर जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर। उन्हीं के इर्द गिर्द वो अपनी रणनीति तैयार करते हैं और उसी पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन समय के साथ साथ अगर हम देखें तो अलग अलग समय में मुद्दे भी बदलते जाते हैं और मूड भी बदलते जाता है। 6 महीने पहले कुछ अलग मुद्दे होंगे, अलग मूड होगा। 3 महीने पहले कुछ अलग मुद्दे होते हैं, कुछ अलग मूड में जनता दिखाई देती है। तो वहीं समय के साथ साथ जब आखिरी समय बचता है, आखिरी क्षण बचता है, तब मुद्दे भी बदलते जाते हैं। उन फ्लोटिंग जो वोटर्स है उन पर ध्यान सभी का चले जाता है कि किस तरह से इनको मनाया जाए, वो किस तरफ जाएंगे, किस तरफ उनका रुझान होगा। पूरा ध्यान पार्टियों का इसी पर होता है। खैर, नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है बड़ा संग्राम, खुला मैदान। जी हां, मध्य प्रदेश चुनाव में महज 10 दिन का वक्त बाकी है और ऐसे में वोटर्स को साधने के लिए राजनीतिक फलक के सितारे मध्य प्रदेश के मैदान में मोर्चा संभालते नजर आए। दिग्गज नेताओं ने चुनावी सभाएं की, धुआंधार प्रचार किया, तो
तो क्या ये आखिरी 10 दिन गेम चेंजर साबित होने वाले हैं? और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ हैं, वरिष्ठ बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले रुख मैं दिनेश जी आप ही का करूंगा। देखिए, 2003 की बात कर लें, 2008 की बात कर लें, 2013 की बात कर लें और 2018 की बात करें और अब 2023, हर समय जो है अलग अलग मुद्दे रहे, मूड भी जनता का अलग रहा है, अलग अलग पार्टियों ने शासन भी किया, राज किया है। 2023 यानी कि एक चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी समय के साथ साथ सब जो है चीज़ें और परिस्थितियां बदलती जाती हैं, जनता का मूड में भी बदलाव हमने देखा है। क्या कहेंगे, ये जो 10 दिन होते हैं, आखिर के जो 10 दिन और जो फ्लोटिंग वोटर्स है, उन पर क्या खास तौर पर फोकस होता है राजनीतिक दलों का, और किस तरह की राजनीतिक स्थितियां बनती हुई आप देखते हैं? देखिए, जो इस बार हम देख रहे हैं जी, वो बिल्कुल परिदृश्य अलग है। जितने चुनाव आपने बताए बिल्कुल अलग है। 3 का चुनाव अलग तरह का चुनाव था और आखिरी चुनाव देखेंगे 2018 का, तो उसके मुद्दे अलग थे। इस बार मुद्दे भी अलग हैं और मूड भी बिल्कुल वोटर का अलग तरह का है, क्योंकि इस बार कोई मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल इलेक्शन है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही है जी। चलिए, मैं रोकना चाहूँगा आपको, थोड़ा सा एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए एक बड़ी बात है, हमने तमाम जो बड़े दिग्गज है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, तमाम जो बड़े दिग्गज है वो यहाँ पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखे, चाहे फिर वो अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो। खैर, मोदी जी तो आपका एक बड़ा फेस है और ये कहते हैं कि वो जनता के मन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अमित शाह जी की अगर बात करें, रणनीतिक तौर पर वो इतने मजबूत हैं कि मुझे लगता है कि अगर चुनावी मैदान में जो मुद्दे हैं उनको भी वो भटका देते हैं, किसी दूसरे मुद्दे पर ले आते हैं और अपनी पिच पर जो है सामने वाली पार्टी को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित करने लग जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे, ये आखिर की जो 10 दिन है, किस तरह की रणनीति, क्या मैं जो कह रहा हूँ जिस तरफ इशारा उसी तरफ आपकी रणनीति? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी शासक दल हो, वो उन सारी बातों की चर्चा करता है जो उनके शासनकाल में हुई होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं बातों पर चर्चा को आगे बढ़ा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 वर्षों में मध्य प्रदेश का किस तरह कायाकल्प किया है, मध्य प्रदेश का किस तरह विकास किया है। 2003 के पहले जो मध्य प्रदेश सड़कों की जगह गड्ढों से भरा हुआ था, पानी की आपूर्ति थी नहीं, बिजली की आपूर्ति थी नहीं और अराजकता का माहौल था। और यहाँ पर ऐसे कारनामे होते थे कि दिग्विजय सिंह जी के ज़माने में भ्रष्टाचार का आलम यह था कि खाली उज्जैन जिले में 50,000 कुएं खुद गए और वो सबके सब फर्जी पाए गए, बाद में रिपोर्ट आई। तो इस तरह की मध्य प्रदेश से हमने निकाला और मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। 2003 में मध्य प्रदेश का बजट खाली 21,000 करोड़ का होता था, आज 3 लाख करोड़ के ऊपर है। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश ने बहुत उपलब्धियां अर्जित की हैं। उन सारी बातों की चर्चा मध्य प्रदेश के चुनाव में हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता हमारी बातों से सहमत है, इसलिए आप जो कह रहे हैं कि मुद्दे गायब दिख रहे हैं, क्योंकि विकास की हमारी जो बात है उससे सहमत है। बिल्कुल। और आपने ये कहा कि मुद्दे गायब नहीं है, आप कह रहे हैं कि विकास किया, धरातल पर विकास दिख रहा है, इसलिए आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ भूपेंद्र गुप्ता जी जुड़ गए और लेकिन उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले दिनेश जी से हम बात कर सकते हैं, मुझे लगता है। दिनेश जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप कह रहे थे कि ये चुनाव जो है अलग अलग सालों का जिनका मैंने जिक्र किया उनसे थोड़ा अलग है, अलग हट के, लेकिन समय की अगर बात करें, एक ही चुनाव में अलग अलग समय में क्या वाकई मुद्दे चेंज होते हैं और इन पर किस तरह का फोकस होता है राजनीतिक दलों का? हर चुनाव में मुद्दा चेंज होता है जी। हमने देखा था ना, जैसे नगरीय निकाय का चुनाव देखो कि जो आखिरी मध्य प्रदेश का चुनाव था वो ओबीसी पर चुनाव लड़ा गया था, ओबीसी वोट पर। और आज बात हो रही है ओबीसी की, लेकिन वो उस तरह से ओबीसी हमको चुनाव में इफेक्टिव होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। कास्ट सेंसस के जरिए उस पर बात हो रही है। तो चूंकि ये विधानसभा का चुनाव है, राज्य की सरकार का चुनाव है, तो सरकार तो लगी हुई है अपना जो भी उनकी जो योजनाएं हैं उनके हिसाब से लगी हुई है। विपक्ष का जो काम है मुद्दों को उभारना, विपक्ष यदि कोई नैरेटिव तैयार करता है तो सरकार फिर उस हिसाब से तैयारी करती है, जो भी सत्ताधारी दल है।
लेकिन विपक्ष के मुद्दे क्या हैं? तो विपक्ष का आपको कोई एक समग्र रूप से कोई मुद्दा नहीं दिखेगा जिस पर वो चुनाव लड़ रही होगी। आप वो भी देखिए, बिल्कुल कॉन्स्टेंसी पर फोकस है। हर विधानसभा क्षेत्र में उसका मुद्दा अलग है, और हर रीजन के हिसाब से वो मुद्दा अलग है। उसे पता है कि किसी एक मुद्दे को लेकर वो चुनाव में पूरी 230 सीटों पर नहीं जा सकती है, क्योंकि पिछला जो चुनाव था जिसकी मैं जिक्र कर रहा था, विंध्य के परिणाम तो बिल्कुल अलग थे बाकी जो रीजन से। तो एक जो अनुभव से आदमी होता है कि यदि हमें विंध्य की बात करना है तो विंध्य की लीडरशिप है, और वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। जब उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली तो कितने सारे पोस्टर थे, एक पोस्टर बॉय तो था नहीं उनके, और उन्हीं रीजन के हिसाब से वो लड़ रहे हैं, क्योंकि मुद्दा उनके पास भी नहीं है कि उन्होंने ये पिछले 2.5-3 साल में क्या किया। और ये इस इलेक्शन में इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों राजनीतिक दल जो महत्वपूर्ण है, उन्होंने 5 साल में दोनों ने राज किया है और दोनों को देखा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, हर बहुत सारी जगह पर जो सिटिंग एमएलए है उसके खिलाफ या तो प्रो इनकम्बेंसी होगी या एंटी इनकम्बेंसी होगी, वो भी काम कर रही है। तो इसलिए टिकट जो कटे हैं बहुत उतने नहीं दिख रहे हैं कि जितने हम देखते हैं कि टिकट कटना चाहिए, उतने नहीं दिखते, क्योंकि सरकारें बदली हैं। 5 साल में 2 सरकारें एक ही समय में देख ली हैं। तो इसलिए राजनीतिक दलों को बहुत सारे भ्रम है वोटर को लेके, और मुझे लगता है वोटर भ्रम में नहीं है, और वो कभी नहीं रहता ना। तो फ्लोटिंग वोटर का एक हमारा एक मानना है, परसेप्शन है कि फ्लोटिंग वोटर है, वो इधर उधर हो जाता है। वो जो है वो भी डिसाइड किया होता है कि उसे कहाँ वोट देना। अंदर से सब कुछ तय होता है, सिर्फ आखिरी वक्त में जो है उनके जहन में क्या बात आती है या फिर उनको अपने हित में क्या चीज़ दिखाई देती है, उसके हिसाब से वो चेंज होते हैं, मूड उनका चेंज होता है, शिफ्ट होता है। लेकिन हमारे साथ भूपेन जी भी जुड़ गए। भूपेन गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर बंसल न्यूज़ पर। थोड़े देर से आए, लेकिन आपसे ये सवाल मेरा बनता है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति जो है, आखिरी का समय है, आखिरी के 10 दिन बचे हैं, आखिरी का 10 दिन का रण है, किस तरह की रणनीति आप बना रहे हैं? क्योंकि लास्ट का जो ये समय होता है, इस वक्त आपको जनता का मूड वो पहले वाला तो नहीं रहा, बदलते रहा समय के साथ, समय के अंतराल के साथ बदलते रहा। लेकिन जैसे कहा जा रहा है कि प्रियंका जी मैदान में है, राहुल गांधी जी मैदान में है, लेकिन बीजेपी के तमाम जो बड़े दिग्गज, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री और तमाम बाहर के तमाम जो बड़े नेता, वो यहाँ पर इस धरातल पर आकर वो कहीं ना कहीं चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने जितने कांग्रेस के बड़े नेता देखे, वो उनका जवाब देते हुए नजर आए। अपनी तरफ से बीजेपी के खिलाफ कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? बीजेपी के खिलाफ जो स्पष्ट मुद्दे हैं जी, उन मुद्दों का बीजेपी के पास क्या जवाब है? कोई बड़ा नेता आके उसका जवाब दे रहा है क्या? मोदी जी दे पा रहे हैं क्या? मामा दे पा रहे हैं? ये जो 50% भ्रष्टाचार और करप्शन की सरकार है जिसने इस प्रदेश को लूट मारा 2.5-4 साल में, इन 4 सालों का ही कोई जवाब दे दे। ये जो जवाब किसी के पास हो तो उस पर बात है। कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस तो इस बात को खड़ा कर रही है कि ये चोरों की सरकार थी। इसका कोई जवाब वहाँ से आया हो तो आप बता दीजिए। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूँ, विश्व की ऐसी कोई सरकार बता दीजिए जहाँ पर बेलदार नगर निगम का सबसे छोटा कर्मचारी होता है, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा हो। इतनी चोरी, इतना ये जो इनने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाया है, इसमें चपरासी तक स्वर्णिम हो गया है, और वहाँ पर लूटमारी चल रही है। इंदौर के बेलदार के घर पर ईडी ने छापा मारा, 8 किलो सोना पकड़ा गया। इनसे जरा बात करें, ये बताएगी भाई भारतीय जनता पार्टी। मरे हुए लोगों के पैसे लूट के खा गए ये लोग। रात के 12 बजे भोपाल नगर निगम में 65 फाइलें रात के 12 बजे तैयार की गई, और वो जो है मृत लोगों की अंत्येष्टि और वो सारे पैसे जो है चोरी कर लिए गए। 8 करोड़ का घपला घोटाला है। ऐसी लूट किसी प्रदेश में आपने सुनी है? एक विधायक की पत्नी को मृतक बता दिया, जिंदा पत्नी को उसके नाम से पैसे निकाल लिए। ये सब चीजें रिपोर्टेड हैं। बिल्कुल, सुनिए मेरी बात, पूरी बात सुन लें। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई इनका नेता जवाब दे पा रहा है क्या? ये श्याम और छेनू में लगे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश के विषय हैं कि श्याम से कह देना छेनू आया था, छेनू से कह देना श्याम आया था। ये मुख्यमंत्री के विषय हैं। 18 साल जिसने राज किया है वो छेनू में लगा हुआ है। ये जवाब कौन देगा? जी, यही सवाल मैं पूछ रहा हूँ। दीपक जी, देखिए, आप श्याम और छेनू में लगे हैं। वो जो सवाल पूछ रहे हैं बड़े सवाल हैं, उनका जवाब क्या है बीजेपी के पास? क्या बड़े नेता जो बीजेपी के वो जवाब क्यों नहीं देते जो कांग्रेस पूछ रही है? देखिए, ऐसा पहली बात तो ये, कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, और जिनकी ये सवालों की बात कर रहे हैं उनका कोई आधार नहीं है। जी, ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से शब्द पढ़ के लाया 50%। अब इसका कोई इनके पास ना तो कोई सबूत है, ना कोई इस बातों का कोई अस्तित्व है।
और शाम शैनू की अगर ये बात कर रहे हैं तो इनसे पूछिए सारी बातें कहाँ से शुरू हुई हैं। ये जो कपड़े फाड़ का एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी दिग्विजय सिंह जी की और कमलनाथ जी की, कपड़े फाड़ने के ऊपर और किसके कपड़े फाड़े जाएं, कमलनाथ जी के फाड़े जाएं या दिग्विजय सिंह जी के फाड़े जाएं या दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह के फाड़े जाएं, कपड़े फाड़ने को लेकर ये जो रस्साकशी चल रही थी उसी जय वीरू की मीटिंग से श्याम शैनू निकल के आए हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि ये कांग्रेस की, जैसा गुप्ता जी ने कहा कि ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि मुद्दे किस तरह से निकाले जाते हैं। कांग्रेस जो है अभी सत्ता के नशे से उभरी नहीं है, ना ये नेहरू और इंदिरा जी के दौर से निकल के आई है। इनको याद करने के विपक्षी दल के नाते याद दिलाना चाहता हूँ, 2003 की बात करें, 1998 की बात करें, उसके पहले 1990 की बात करें, जब कोई पार्टी विपक्ष में होती है 6-8 महीने पहले एक बड़ी रैली करती है, चुनाव के मुद्दे उस राज्य के होते हैं, उन राज्य के मुद्दों को निकालती है और उसके बाद उन पर चर्चा होती है। अब इनको तो खाली चुनाव का टिकट बांटना और पैसे लेना है बदले में, तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को केवल टिकट बांट के पैसे लेना है और उसके लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुद्दे कहाँ से आएंगे इनके पास? तो फर्जी बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, इनके मुद्दों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में पूरे देश में फेल हो रही है। पूरी बात उनकी भी सुनेंगे सर। अब ये कई बार जैसे कर्नाटक में बिल्ली के भाग से छीका टूट गया, तो ऐसी सोच रहे हैं कि कहीं ये छीका टूट जाए और उसी के अंदर लगे हुए हैं। बिल्कुल नहीं समझ गया। भूपेंद्र जी आप बताइए, देखिए वो उन्होंने तो कितने सारे मुद्दे उठा दिए साहब, इन्हीं के मुद्दों पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, कल लेने दीजिए। आपसे निवेदन मेरा है कि थोड़ा मुझे भी समय दें। आपको पूरा भैया ने अभी कर्नाटक में बिल्ली के भाग से छीका फोड़ा, कलकत्ते में भी छीका फूटा, पंजाब में भी छीका फूटा। ये जो जिस मोदी जी का चेहरा ये डबल इंजन बना के घुमा रहे हैं, 20 राज्यों में चुनाव हार चुके हैं और बाकी जगह पे सरकारें तोड़ के सरकार बनाई हुई है। दिल्ली में कौन हारा? मोदी जी का चेहरा हारा। बंगाल में कौन हारा? मोदी जी का चेहरा हारा। पंजाब में कौन हारा? मोदी जी का चेहरा हारा है। खतरे में थे भाई साहब। ये किसके चेहरे हार रहे हैं? राजस्थान में किसका चेहरा हारा? कर्नाटक में किसका चेहरा हारा? मोदी का चेहरा हारा। बजरंगबली को लेके गए थे ना। ये जो है इस आपकी जो सिमटती हुई दुकान है उसका ये जो झूठा महिमा मंडन बंद करिए। और दूसरा मैं आपसे बता दूं, आप कह रहे हैं ख्याली पुलाव है, आपकी एनसीआरबी जो है मोदी जी की सरकार कह रही है कि आपने जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादतियां औरतों पर की हैं, बलात्कार करवाए। आपके लिए आपके मोदी जी कह रहे हैं कि आपने सबसे ज्यादा आदिवासियों पे अत्याचार किए। एनसीआरबी की रिपोर्ट, ये ख्याली पुलाव है, ये कांग्रेस के पुलाव हैं। ये आपकी सारी रिपोर्टें आपकी सरकार के खिलाफ हैं। मोदी जी की सरकार कह रही है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ आदिवासियों को जानवरों के खाने वाला पोल्ट्री ग्रेड का चावल खिलाया है। ये शर्मनाक विषय जिस पर आपको शर्म आनी चाहिए, उस पर गौरवगान कर रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। ये मुद्दे नहीं है। 1 करोड़ आबादी, इस प्रदेश की 25% आबादी को आपने जानवरों के खाने लायक चावल दिया, खाद्यान्न दिया है, और आप कह रहे हैं साहब ये मुद्दे नहीं है। आपने बड़े बड़े मुद्दे उठाए, लेकिन सवाल यहां पर यह उठा कि एक मुद्दे पर स्थिर नहीं है, क्योंकि वो उनका जवाब आता ही नहीं, उसके पहले आप दूसरा मुद्दा उठा लेते हैं। वो जायज मुद्दों पर कोई जवाब दे नहीं पाते। जैसे आपने पहली बार कहा कि क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी उसका जवाब देते, क्यों नहीं दूसरे एक बात का जवाब दीजिए। देश का प्रधानमंत्री मुखिया वो इस भोपाल में बोलकर गया कि भारत की हर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज में 100 रुपए से नीचे पेट्रोल मिलता है। ये बताएं किस भाव पेट्रोल मिल रहा है मध्य प्रदेश में, और क्या देश के प्रधानमंत्री को इतना बड़ा झूठ बोलना चाहिए? इसका जवाब दीजिए प्रदेश की जनता को। ये जनता पूछ रही है, ये मध्य प्रदेश पूछ रहा है, इसका जवाब दीजिए आप। पेट्रोल की कीमतों से आप कैसे नहीं, ये सवाल है, आप झूठ बोलते हैं। आप प्रदेश की जनता के साथ झूठ बोलते हैं। आपका व्यवहार नागरिकों के साथ झूठ का व्यवहार, ऐसे चीखने से कुछ नहीं होगा। बात का जवाब सुनिए, में लगे हुए हैं। बात का आप ये बताइए, भोपाल नगर निगम में 8 करोड़ का घोटाला आपकी सरकार ने जांच कराई कि नहीं कराई? कोई मतलब आप झूठी बात है तो बोलो, ऑफिशियली बोलिए। आप बोल रहे हैं मैं कल डॉक्यूमेंट दूंगा, हम कल डॉक्यूमेंट देंगे, आप बोलिए कि झूठ है। चर्चा में हम कहाँ डॉक्यूमेंट्स लेके आए? मैं डॉक्यूमेंट्स दूंगा आपको। आपकी सरकार ने ठीक है, मैं समझ गया। आप डाके डाल रहे हैं एक करके सर, एक करके। चलिए आपका सवाल। सरकार ने पकड़ा मामला, मैंने नहीं पकड़ा है, और आप कह रहे हैं झूठ है। चलिए ठीक है, मैं इनका जवाब लूंगा ना सर, उनका जवाब। देखिए पहली बात तो यह है कि अगर इनकी बात में कोई तथ्य है तो ये कोर्ट में जाएं। अगर इनकी बात में तथ्य है कि किसी ने पकड़ा है तो कोर्ट में जाए। नहीं, अरे कुछ होगी, फर्जी बात कर रहे हैं, क्योंकि आप झूठ बात कर रहे हैं। आप किस लिए सत्ता में झूठी बात कर रहे हैं? आप जांच कराने के बाद आप क्यों सामने नहीं ला रहे हैं जांच? हम कोर्ट चले जाएं। आप मूंगफली खाएंगे वहां पर सत्ता में बैठ के?
शपथ आप लेते हैं संविधान की, जनता जाएगी अदालत, शर्म आनी चाहिए। चलिए, आपने तो सवाल पूछा, उन सवाल का जवाब तो ले लें उनसे। देखिए, मेरा इनसे निवेदन ये है कि चीखने से कुछ होने वाला नहीं, ठीक है, उन्होंने जो सवाल किया, जितनी जोर से आप चलिए, मैं भूपेन जी मैं आपकी बात मैं कह लेता हूँ। वो कह रहा है कि जनता के दरबार में भी तो जाना, वो कोड भी तो है। चलिए सर, हाँ बिल्कुल, मैं उसी का जवाब ये सारे भूपेन जी, डॉक्टर साहब, इस मुद्दे पे अपन ने जब चर्चा शुरू की अदालत में, देखिए ये इस तरह कोई मतलब नहीं, डॉक्टर साहब आप बताएं। देखिए, ऐसा है कि जनता के बीच में चर्चा मुद्दे नहीं है, इस बात से आपने चर्चा शुरू की। मुद्दे इसलिए नहीं क्योंकि कांग्रेस पार्टी अस्तित्व में नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी झूठी बातें कहने की कोशिश करती है। अगर इनकी बात में कोई सच होता तो ये कोर्ट में जाते हैं। हम जब भी अपोजिशन में होते हैं, कोई चीज सामने आती है, हम कोर्ट में जाते हैं और इनके मंत्रियों को जेल में डलवाते हैं। मेरा सवाल ये था कि सरकारों के जेल में पहुंचाए हमने। कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों मंत्री हमने जेल में पहुंचाए क्योंकि इनकी सरकारों में भ्रष्टाचार होता था। हम ये फर्जी और झूठ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। कड़ी पारों की पार्टी है, ये सब जानते हैं, इस बात को शर्माइए मत, आप बोलिए, स्वीकार करिए। हमारी भाषा है, दिन भर आप क्यों नहीं, भाषा क्यों है, भाषा क्यों है? क्या प्रदेश बदल नहीं थे आपके नेता? आपको आप बेल करते हो तो बहुत मजा आता आपको, ये आपकी भाषा का जवाब है। आप ये जो बेल करते हो ना कि जमानत पे हैं, जो लोग तड़ी पार, मैं समझ गया भूपेन जी, क्या बातें आपकी बात मैंने उनसे भी पूछ ली, उन्होंने जवाब भी दे दिया। जलालत की बातें करोगे, मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। इनकी बात ये आपकी भाषा है, हम बोल रहे हैं। सीखने से कुछ नहीं होने वाला। मैं दिनेश जी से भी एक सवाल पूछ, पहली बात सुन लीजिए, ये शालीनता के साथ वो भी जवाब दे, शालीनता से इनकी जमानत जब्त होने वाली। चलिए मैं उनकी पहली बात इनसे पूछिए, बोलिए जरा। मैं दिनेश जी से पहली बोलिए ना भैया, बात ही नहीं कर, बोलो। सीखने से कुछ नहीं बिल्कुल होने वाला। दिनेश जी, मैं बहुत जल्दी से आप जवाब दीजिए, मैं दिनेश जी के पास शुरू किया, उसका जवाब सुनना पड़ेगा। भूपेन जी पहले दिनेश जी की बात, दिनेश जी की बात फिर बाद में जाओ। पहली बात तो यह है कि हफिंगटन पोस्ट एक बड़ी वेबसाइट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। उन्होंने कहा कि 3 लाख करोड़ से झूठ फैलाती है। अब अमेरिका की वेबसाइट है, भारतीय जनता पार्टी सरकार, अमेरिका की सबसे बड़ी वेबसाइट है ये। आपकी हार्ड, चलिए मैं समझ गया, ये सच सुनना नहीं चाहते। कांग्रेस पार्टी जो चोरों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो लुटेरों की पार्टी है। चलिए हो गया बात समझ गया। चलिए मैं दिनेश जी से बात करूं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जमानत आप मैं देखिए सर, एक भूपेन जी प्लीज भूपेन जी समझ गया मैं। अब दिनेश जी से बात, सर दिनेश जी सर एक कमेंट 5,000 करोड़ से ज्यादा के भ्रष्टाचार के मामले में देखिए सर, आप दोनों की बात नहीं हो पा रही है, दोनों की बात नहीं पहुंच पाएगी। प्लीज सर वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, उनसे भी तो बात कर लें। सर दिनेश जी देखिए, आप मुद्दे लगातार बदलते चले गए और आपने अभी देखा लास्ट के 10 दिन में किस तरह के मुद्दे बदलेंगे तो हम सब जानते हैं, और प्रचार पर सारा कुछ तमाम जोर रहेगा और ये हमको दिखाई भी दे रहा है, जिस तरह के मुद्दे भी चेंज होते हुए दिखा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुद्दे बिल्कुल ही गौण है, बिल्कुल ही खत्म हो गए, लेकिन 10 दिनों में आखिरी में जी मैं दिनेश जी की बात कर लेते हैं। जी दिनेश जी, देखिए कोई मुद्दे अलग नहीं है, ये जो बात कर रहे हैं दोनों अपनी अपनी जगह इनके मुद्दे हैं, लेकिन वोटर की बात अलग है। वोटर तो यहाँ है नहीं ना, जिसका मुद्दा होगा, आप भोपाल दक्षिण पश्चिम का वोटर का अलग मुद्दा होगा और उत्तर भोपाल के वोटर का अलग मुद्दा होगा, क्योंकि जो मुद्दे हैं आप ये देखिए थे, जो यंगस्टर है जिसे आप कहते हो कि पहली बार का वोटर है, तो वो क्या पटवारी परीक्षा, व्यापम परीक्षा ये भूल जाएगा कि ये उसका मुद्दा नहीं है। वो क्या ये भूल जाएगा कि हमें बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो रही थी कि नहीं हो रही थी, बेरोजगारी भत्ता मिला कि नहीं मिला, वो बेरोजगारी भत्ता से होना क्या है। तो उसके सामने क्या रहेगा सर? भ्रष्टाचार, परिवारवाद या गरीबी या फिर आदिवासी, ये सब चीजें रहेंगी या फिर दूसरे? आजकल तो बुके होता है ललित जी में, ये पैकेज कंप्लीट पैकेज है ये जो वोटर के पास है और वो उसी पैकेज का उपयोग अपना करेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, और साथ ही भूपेन जी हमारे साथ जुड़े। थोड़ी सी बहस गर्मा गर्मी हुई, लेकिन ये भी जरूरी है क्योंकि ये जनता के सामने सब कुछ जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये खास मुद्दा हमारा था, बड़ा समय क्या खुला मैदान भी है, तो कुछ भी कर सकती है पार्टियां, जाएंगी जनता के सामने, प्रचार का समय है और इन 10 दिनों में अब ये पता चलेगा कि क्या वाकई जो राजनीतिक पार्टियां वो जनता के मूड को जान रही है, क्या बदलाव देख रही है, और जो फ्लोटिंग वोटर्स का हम जिक्र कर रहे हैं उनको अपनी तरफ कौन सी पार्टी आकर्षित करती है, वही इसका ताज पहनेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, और आगे देखिए छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम मोर माटी मोर खबर।